हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जनरल काउंसलर की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन हम लोग की चल रही थी। तो जिसमें आप लोग के प्रीवियस ईयर में जो 2018 में एग्जाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में इसमें हम 2018 का जो बैच सेकंड का पेपर है उसको सॉल्व कर चुके हैं कॉमर्स का। आज आप लोग का बैच 1 का पेपर रहेगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें आप लोग की कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस सेट है उसकी सीरीज चल रही है, उसकी एक अलग से आप लोग की प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, उसे भी देख लीजिएगा, जिससे कंप्यूटर की भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू, बैंक समाधान विवरण क्यों निर्मित किया जाता है, तो इसको शॉर्ट में BRS बोलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो इसका था उसमें सॉल्व करवा चुकी हूँ। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों निर्मित किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। रिकंसाइल द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक के कुल क्रेडिट पक्ष का समाधान करने के लिए। रिकंसाइल द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक के कुल डेबिट पक्ष का समाधान करने के लिए। रिकंसाइल द कैश एंड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो बैंक पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस जो होता है और जो कैश बुक में जो आपके जो दो साइड होते हैं, एक बैंक का होता है और एक कैश का होता है, उसमें से जो बैंक साइड होता है उसमें जो नगद आ रहा है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही मैच करने के लिए BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो यही वाला पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The diluted earning per share whether for discontinued operations or for continuing operations as reflected in the statement of profit and loss is based on, प्रति अंश पर मंद कमाई चाहे बंद संचालन के लिए हो या निरंतर संचालन के लिए जैसा कि लाभ और हानि के विवरण से परिलक्षित होता है वह आधारित है। ओनली द इक्विटी शेयर, केवल जो है इक्विटी शेयर पर। इक्विटी शेयर्स नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर। बोथ इक्विटी शेयर एंड शेयर वारंट्स अगेंस्ट विच इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड, दोनों ही इक्विटी शेयर और शेयर वारंटों पर जिनके विपरीत इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं। तो यही वाला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ यहाँ पे क्या कर रहा था कि जो डायलूटेड अर्निंग पर शेयर होती है वहां पर जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस होते हैं यानी कि चाहे बंद संचालन हो, संचालन नहीं किया जा रहा, ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं किसी बिजनेस में लगातार, या फिर निरंतर संचालन के लिए जैसे कि लाभ और हानि होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसमें जो एक स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है वो किससे रिलेटेड होता है, यानी कि जो आप लोग अर्निंग पर शेयर होती है निकाली जाती है, EPS जिसे कि कहा जाता है, अगर हम कहें जो EPS होता है तो वो किससे रिलेटेड होता है, किस तरह के शेयर होते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, उसकी लैंग्वेज को पूछा यहाँ पे से कितना सजा रहा है कि जो EPS होते हैं वो किससे रिलेटेड हो जाता है, वो हो जाता है बोथ इक्विटी शेयर्स एंड शेयर वारंट्स अगेंस्ट विद विच इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड, इससे रिलेटेड हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, पूंजी के समापन संतुलन की गणना कैसे की जा सकती है। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट इनकम माइनस ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल माइनस एसेट प्लस लायबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल माइनस नेट इनकम प्लस ड्राइंग्स, या फिर ओपनिंग कैपिटल प्लस एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो जो क्लोजिंग बैलेंस अगर हमें कैपिटल का निकालना है तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये आपको मैंने पार्टनरशिप में भी बताया हुआ है, और आपने वीडियोस जो देखी हैं क्लासेस की तो वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो वहाँ पर अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो उसका जो अकाउंट बनता है उससे भी निकाल सकते हैं, या इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस में नेट इनकम को ऐड कर दिया जाता है और उसमें से ड्राइंग्स को लेस कर दिया जाता है, निकल के आपकी क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूले को याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्लोजिंग बैलेंस भी निकलता है, ओपनिंग कैपिटल भी आप निकाल सकते हैं, ड्राइंग्स भी निकाल सकते हैं, इस एक फॉर्मूले से आप बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। As per Companies Act 2013, read with amendments thereto, additional directors shall hold office up to the date of, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित अतिरिक्त निदेशक कार्यालय किस तिथि तक होगा। यहाँ पर कार्यकाल होगा, मिसप्रिंट हो गया है, निदेशक का जो कार्यकाल होता है वो किस तिथि तक होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है।
नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द बोर्ड मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। बोर्ड की जो अगली मीटिंग होगी या फिर अंतिम तिथि जिस पर बोर्ड की मीटिंग आयोजित की जानी चाहिए थी, इसमें से जो भी पहले होगा। या फिर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द कॉन्फ्रेंस मीटिंग शुड हैव हेल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। अगली परामर्श सभा या फिर अंतिम तिथि जिस पर परामर्श सभा आयोजित की जानी चाहिए थी, इनमें से जो भी पहले हो। फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेटरी ऑडिट मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द ऑडिट मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। अगली वैधानिक लेखा परीक्षा बैठक या फिर अंतिम तिथि जिस पर लेखा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, इसमें से जो भी पहले हो। या फिर नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। एजीएम से यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगी एजीएम की, एनुअल जर्नल मीटिंग को ही एजीएम शॉर्ट में लिखा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि अगली वार्षिक आम बैठक या फिर अंतिम तिथि जिस पर जो एजीएम है आयोजित किया जाना चाहिए था, इनमें से जो भी पहले हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो संशोधन हो चुके हैं उसके बाद अतिरिक्त निदेशक जो होता है वो उसका कार्यकाल जो होता है, जो एडिशनल रखा जाता है डायरेक्टर, उसका जो कार्यकाल होता है कब तक का रहता है, तो वो कार्यकाल हो जाता है, यानी कि किसी वजह से जो डायरेक्टर है उसका जो स्थान है, पद है, वो रिक्त हो गया है, तो उसकी जगह पर किसी एडिशनल जो होता है डायरेक्टर उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो उसका अपॉइंटमेंट कब तक चलता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग जो होती है उस तक, या फिर उसको दोबारा से जो आम बैठक है दोबारा से जो एजीएम मीटिंग आयोजित की जानी चाहिए थी, इनमें से जो भी पहले होगी वहां तक उसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद जब नई मीटिंग आयोजित की जाती है तो वहां नया जो डायरेक्टर होता है उसको चुन लिया जाएगा। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What will be the accounting entry for purchasing computer for 50,000 in cash? 50,000 की नकदी में कंप्यूटर खरीदने के लिए लेखांकन प्रविष्टि क्या होगी? यानी कि आपको परचेज करना है 50,000 का कैश में जो है कंप्यूटर, तो आप वहां पर क्या एंट्री करेंगे? जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से टू कंप्यूटर्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से टू 50, यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट 50,000। कंप्यूटर से अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से टू कैश अकाउंट 50,000, या फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो कैश है एक साइड, यहाँ पर अगर हम देखें कि दो साइड है, एक कैश जो है और दूसरा हो जाएगा आपका कंप्यूटर। ये दोनों ही क्या है, कैश और कंप्यूटर दोनों ही की एंट्री जो हम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो संपत्ति एसेट आ रही है, क्योंकि एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट में ये चीज हो जाती है कि जो संपत्ति जो एसेट आ रही है वो डेबिट कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो डेबिट यहाँ पर कंप्यूटर कहाँ पर है, यहाँ पर सी ऑप्शन में ही कंप्यूटर को डेबिट किया गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो एसेट आ रही है, कंप्यूटर आ रही है, वो डेबिट हो जाएगी, और जो एसेट जा रही होती है वो क्या हो जाती है, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट हो जाएगा 50,000 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। As per Companies Act 2013, read with amendments thereto at a time, a company can appoint or reappoint a managing director for a term not exceeding. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित एक कंपनी एक समय पर किस अवधि के लिए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कर सकती है? 15 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है वहां पर जो कंपनी होती है वो एक समय पर कितने टाइम पीरियड के लिए जो प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एमडी होता है, उसको अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट कर सकती है। तो इसे कितने टाइम्स के लिए हो जाएगा, 5 ईयर्स के लिए होता है। यहाँ पर मैक्सिमम कितना टाइम होता है, 5 ईयर्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड एज, बिक्री वाले सामानों की लागत की गणना की जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स हम बना रहे हैं उनके माल की लागत जो आ रही है, बेचने के लिए जो आप सोल्ड करने योग्य जो भी गुड्स होते हैं उनको बनाने की क्या कॉस्ट आ रही है, उसका फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, उत्पादित माल की लागत में तैयार उत्पादित माल के शेष को जोड़ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो यहाँ पर मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में जो कॉस्ट शीट थी वो पूरी आपको मैंने दिखाई थी, तो आप लोग को याद ही होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है। तो वहाँ पर हम
जो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल होता है उसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं, हमारा निकल के आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की एकल प्रवेश प्रणाली में ड्यूअल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, लेनदेन की दोहरी प्रविष्टि दर्ज की जाती है। ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, केवल जमा लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। सिंगल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, लेनदेन की एकल प्रविष्टि दर्ज की जाती है। या फिर ओनली कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, केवल नकदी और जमा का लेनदेन दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वहाँ पर हम जो अकाउंटिंग का काम करते हैं तो किस तरह के ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ सिंगल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, लेनदेन की एकल प्रविष्टि की जाती है। क्योंकि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है तो उसमें नाम से एक दोहरा लेखा प्रणाली होती है। हर सौदे जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसमें क्या होता है, केवल एक तरफा लेनदेन की क्या की जाती है, एंट्री की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जो आपके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वहां पर के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन जो बड़े बिजनेस किए जाते हैं वहां पर हमको डबल एंट्री सिस्टम ही बेहतर होता है, यानी कि ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परचेज ऑफ ए व्हीकल बाय पेइंग कैश विल रिजल्ट इन, नकदी के भुगतान द्वारा वाहन की खरीद के परिणाम स्वरूप होगा। यानी कि आप जो व्हीकल है उसको परचेज कर रहे हैं, कैसे, कैश पे करके, ठीक है, कैश में परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या परिणाम होगा उसका, डिक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज विल रिमेन सेम इन द बैलेंस शीट, इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर इंक्रीज इन एसेट ऑफ द बैलेंस शीट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने पर, यानी कि व्हीकल परचेज कर रहे हैं, परचेज करने पर एसेट आपकी बढ़ जाएंगी, और कैश पे कर रहे हैं तो वहां से कैश आपका कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होगा कि टोटल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज विल रिमेन सेम, दोनों का जो एसेट और लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस है, जो टोटल आ रहा है बैलेंस शीट में, वो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं चेंज आएंगे, क्योंकि जो जितने की सपोज कर लीजिए अगर ये व्हीकल जो हम ले रहे हैं ये 50,000 की थी, 50,000 की है, तो अब यहाँ पर से कैश जो है वो हमारा 50,000 से कम हो गया, क्योंकि हमने 50,000 कैश में पे कर दिए और ये 50,000 की ही हमने व्हीकल को परचेज कर लिया। तो वहां पर हमारे फिक्स एसेट में 50,000 बढ़ गया और करंट एसेट से 50,000 कम हो गया, तो दोनों का टोटल सेम ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ये कैश जो है ना लेकर के क्या किया होता, कैश में लेने की बजाय हमने जो है क्रेडिट पर परचेज किया होता, तो वहां से एक साइड हमारी व्हीकल की तरफ से हमारा वो भी बढ़ जाता जो एसेट है, और दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर बन जाते, क्रेडिटर साइड में आ जाते, तो वो भी वहां से भी हमारा 50,000 का बढ़ जाता, तो लायबिलिटी और एसेट दोनों ही बढ़ जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In spite of the introduction of GST in India, the following taxes duties is still applicable as this has not been subsumed in GST. भारत में जीएसटी के प्रारंभ के बावजूद भी निम्नलिखित कर शुल्क अभी भी लागू हैं, क्योंकि इनको जीएसटी के किसी भी नियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। यानी कि जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता था 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लगा था, उसके बाद से भी बहुत से ऐसे टैक्सेस हैं जो अभी भी लग रहे हैं। वो कौन से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो हो जाता है आपका स्टैम्प ड्यूटी। बाकी जो है तीनों ही जीएसटी में शामिल हो गए, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी जो है वो अभी भी लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टैक्सेस सब, यानी कि कौन से ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी में बहुत अच्छी चीज है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा इसमें कि जीएसटी में कौन से टैक्स हैं जो इंक्लूड कर लिए गए हैं और कौन से टैक्स नहीं आ रहे हैं, अभी भी रिमेन है और लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस लगता है, स्टेट वैट लगता है, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स। ये पांचों ही टैक्स क्या आ जाते हैं, जीएसटी के अंदर आ जाते हैं। और कौन से अब ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, पेट्रोल एंड डीजल पे जो टैक्स लग रहा है, टोबैको एंड अल्कोहल पे जो लगता है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, व्हीकल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्सेस जीएसटी में नहीं आते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन अलग से इसमें से आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। As per Companies Act 2013, read with amendments thereto to incorporate a public limited company, how many minimum number of shareholders to the memorandum of association are required? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को शामिल करने के लिए
एसोसिएशन के ज्ञापन में न्यूनतम कितने शेयरधारकों की आवश्यकता होती है? 50, 100, 5, 7। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 में एक सारी लिमिटेड कंपनी जो होती है वहां पर जो MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम जो होता है, उसके लिए न्यूनतम कितने शेयरधारक की आवश्यकता है, कितने शेयर होल्डर्स होने चाहिए, कितने हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 7। जो मिनिमम नंबर ऑफ है आपकी पब्लिक कंपनी होने के लिए 7 होने चाहिए कम से कम मेंबर्स, तो वही 7 मेंबर्स ही चाहिए होते हैं उस पर साइन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आपको अलग से कॉर्पोरेट की अकाउंटिंग के MCQs हैं या फिर फाइनेंशियल है जिसके भी MCQs हैं, तो अगर आप लोग को अलग से 100 क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए जिसमें कि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो मुझे कमेंट करिएगा। तो अलग अलग जो भी सब्जेक्ट आपके पूछे जाने हैं उसके अलग से सीरीज भी मैं लेकर के आऊंगी जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो कमेंट करिएगा मुझे अगर आप लोग को वो चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If a company follows a straight line method of depreciation, what depreciation charge will its profit and loss account show for the year when a machine with an estimate life of 9 years was purchased on the first day of the year for rupees 81,900, customs duty paid amount to rupees 700, related transport charges were rupees 1,350 and charges paid on installation of the machine for rupees 6,750। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है वहाँ पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो सीधी रेखा विधि से चार्ज किया जाता है, तो वहाँ पर वर्ष के लिए उसका जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पर जो मूल ह्रास शुल्क है क्या दिखाएगा, यानी कि वहाँ पर डिप्रिसिएशन जो चार्जेस लग रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं। जबकि वर्ष के पहले दिन 81,900 रुपए के लिए 9 साल के अनुमानित जीवन काल के साथ एक मशीन खरीदी गई थी। इस पर सीमा शुल्क का भुगतान 2,700 रुपए किया गया था, परिवहन शुल्क दिया गया था 1,350 रुपए और मशीन की इंस्टॉलेशन के चार्जेस आए थे 6,750 रुपए। तो आपको अब क्या निकालना है? आपको निकालना है इसमें से डिप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। परचेज प्राइस दे रखा था उसे नोट कर लेंगे। लाइफ कितनी है? 9 ईयर्स की। कस्टम ड्यूटी कितनी पे करी और ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो अब निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि फॉर्मूला क्या है हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड में लगता है। तो उसमें क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू अपॉन हो जाता है यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट ही जो मेन है उसको निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे हम? जो हमारी परचेज प्राइस दे रखा था उसे ऐड कर लीजिए, जो हमारी कस्टम ड्यूटी है वो भी ऐड हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे, साथ में जो 6,750 रुपए का एक्स्ट्रा जो हमने इंस्टॉलेशन पर पेमेंट किया था उसको भी हम ऐड कर लेंगे। इन सब को ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई भी आपकी नेट जो उसकी अवशेष मूल्य है जो रेजिडुअल वैल्यू है वो नहीं बताई है, तो उसे आपको नहीं लेना है, उसे नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में दे रखी होती तो उसे हम लेस कर देते। सबको ऐड कर लीजिए, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट 92,700। अब हम यहाँ पर उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10,300 निकल के आ जाएगा डिप्रिसिएशन। तो बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 came into force from which of the following dates? कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ था? तो ये जो आपका 2015 है, क्योंकि जो जितने भी कानून बने हैं किसी भी चीज से रिलेटेड क्यों ना हो उसमें समय समय क्या होता है संशोधन अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो 2013 था उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 2015 आया, तो 2015 जो है वो कब से लागू हुआ था ये क्वेश्चन पूछा है। वो 29 मई 2015 से लागू हुआ था, 29 मई 2015 से लागू किया गया था। सही का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें थी? तो इसमें मेनली क्या था कि उद्देश्य व्यापार करने को सरल बनाना था, ड्राफ्टिंग त्रुटियों को हटाना था, अवैध त्रुटियों को सही करना था और व्यवसाय वातावरण को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान थे उनको हटाकर उसमें सुधार करना था। तो अगर पर्पस पूछा जाए तो यही रहेगा आपका मेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कैरिंग आउट एन ऑर्गेनाइजेशंस डे टू डे एक्टिविटीज बट नॉट डायरेक्टली associated with productions of goods and services are called। किसी संस्था की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए हुआ व्यय जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं कहलाता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कच्चे माल की लागत, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन व्यय या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निर्माण लागत। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई संस्था है वहाँ पर डे टू डे की जो एक्टिविटीज की जाती हैं वहाँ पर जो भी
एक्सपेंसेस होते हैं वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से जो सीधे संबंधित नहीं होते हैं, सीधे रिलेट नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, संचालन व्यय। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि हो जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम है, ट्रैवल एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, ये सारे आ जाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी फॉर शेयर्स इज, शेयरों के लिए आवेदित राशि प्राप्त होने पर एक जर्नल प्रविष्टि पारित की जाती है, वह है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या कह रहा है कि शेयरों की आवेदित राशि प्राप्त होने पर एक जर्नल प्रविष्टि पारित की जाती है, यानी कि जब आप शेयर्स जो है उनके लिए एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होती है तो वहां पर हम जो एंट्री करते हैं वो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका कि बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद इसके सेकंड एंट्री जो की जाती है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होती है। तो फर्स्ट एंट्री जो की जाती है, जो एप्लीकेशन मनी की आती है, प्राप्त होती है, रिसीव होती है, तो वहां पर बैंक में आती है। एक आंसर यहाँ पर हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इन्वेस्टमेंट्स आर शोन एज, कंपनी के तुलन पत्र को तैयार करते समय निवेश को किस रूप में दर्शाया जाता है? लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एसेट। यानी कि जो कंपनी का जो बैलेंस शीट होती है उसको जब हम बना रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट होती है तो हम उसे किस तरह शो करते हैं? लायबिलिटी मानते हैं, इक्विटी, इनकम, या फिर एसेट क्या मानते हैं? तो उसे हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो भी आंसर्स आप लोग के हैं वो 2018 में जो पेपर हुआ है वहां पर जो भी ऑफिशियल आंसर की में दिए गए थे उसी के ही अकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना इस रूप में की जाती है। इसको डीपी रेशियो भी शॉर्ट में बोला जाता है। इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि डीपी रेशियो। तो यहाँ पर वो क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला आपसे पूछा है, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर अपॉन इक्विटी डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट सेल, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं डीपीएस अपॉन ईपीएस। सिंपल सा आप इसका भी याद रख सकते हैं कि जो डीपीएस है डिविडेंड पर शेयर हो गया, अपॉन में आ जाएगा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। इस तरह से निकाला जाता है इसको। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच शैल बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा अनपेक्षित पूंजी का हिस्सा है जिसे केवल एक कंपनी की समापन की स्थिति में उपलब्ध कराया जाएगा? रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी, या फिर इसको संचित पूंजी भी कहते हैं, पेड अप कैपिटल, विदत पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल, अविदत पूंजी, या फिर इशूड कैपिटल, निर्मित पूंजी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी की पूंजी का, कंपनी के जो कैपिटल है उसका कुछ हिस्सा जो है वो अलग करके रख दिया जाता है कि उसे तभी यूज किया जाएगा जबकि कंपनी के वाइंडिंग अप होने की यानी कि समापन होने की स्थिति आ जाएगी। तो वो हो जाती है रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी या संचित पूंजी कहलाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। निम्नलिखित में से कौन सा तुलन पत्र में संपत्ति के रूप में दर्शाया जाएगा? रेंट पेएबल, देय किराया, टैक्स लायबिलिटी, कर देनदारियां, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रोदत्त बीमा, या फिर अकर्ड वेजेस, उपार्जित तनख्वाह। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं वहां पर हम एसेट के तौर पर किसे दिखाएंगे? तो एसेट जो होती है वो क्या हो जाएगी हमारी, जो प्रीपेड होता है, पहले भी मैं आपको बता चुकी थी, किसी भी उसके आगे एक्सपेंसेस के आगे आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है, और प्रीपेड लग जाता है तो वो एसेट हो जाती है। जो रेंट पेएबल है, टैक्स लायबिलिटी है, अकर्ड वेजेस है, तो ये तीनों ही क्या है, ये आपकी लायबिलिटी साइड में आएंगे। ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हम दिखाते हैं एसेट साइड में। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रोदत्त बीमा, पहले से ही आपने पेमेंट कर दिया है उसका तो वो प्रोदत्त हो गया, इसलिए वो आपके एक एसेट की तरह है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹10 लाख एंड इट्स करेंट रेशियो इज 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट ऑफ द कंपनी। यदि किसी कंपनी की कुल कार्यशील पूंजी 10 लाख है और इसका वर्तमान अनुपात 3 है तो कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य क्या होगा? 15 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी डिटेल में भी है इसको समझने में। तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख की, करंट रेशियो हमको बता दिया है कि यहाँ पर वर्तमान अनुपात करंट रेशियो है 3 का मतलब हो जाता है 3:1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल जब हम निकाल रहे हैं, हमको मेनली जो निकालना है वो करंट एसेट की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है हमको पता है, करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटी को लेस करते हैं तो हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल है निकल आती है। यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखी है, एज इट इज हम लिख लेंगे, CA शॉर्ट में हो जाएगा माइनस CL हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को लेस करते हैं तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है नेट वर्किंग कैपिटल, ये आपका अंदर आ जाएगा तो करंट एसेट बाहर आ जाएगी। अब जो हमारे पास रेशियो गिवन था उसको हम रखेंगे फॉर्मूले में। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, 3:1 हो जाएगा। करंट लायबिलिटी प्लस 10 लाख, जो करंट एसेट की वैल्यू यहाँ पर हमने जो बनाया था एज इट इज यहाँ पर लिख लीजिए। करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता है तो हम उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 3CL हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CL प्लस 10 लाख का। उसके बाद ये दोनों एक साइड आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो 2 करंट लायबिलिटी आएगी इज इक्वल टू 10 लाख आ जाएगा। फिर हम करंट लायबिलिटी आपकी बाहर आ जाएगी, 10 लाख अपॉन 2 कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख क्या हो जाएगी, हमारी करंट लायबिलिटी निकल आई। अब अगर हमें पता है कि 5 लाख करंट लायबिलिटी है तो वहाँ पर हम करंट एसेट अगर निकालेंगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 15 लाख की क्या हो जाएगी, हमारी करंट एसेट हो जाएगी। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, 5 लाख है, 3:1 होता है, तो अगर आप 1 अगर हमारी हो गया, 1 हमारी निकल के आ गई 5 लाख, तो यहाँ पर अगर हमें एक है आपका 5 लाख के बराबर, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 लाख में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 लाख निकल आएगा आपका। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख भी लीजिएगा कि कैसे इसे सॉल्व किया गया है। वैसे आप अगर अच्छे से आपको ये समझ में कॉन्सेप्ट आ जाता है तो ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने का टाइम आपको नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा। इसमें आगे के जो क्वेश्चंस है इसके नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और भी कराने हैं वो आपके नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।